नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने की। आज के दौर में जहां इल्म, मालूमात, फिल्म्स, अदब, मौसीकी और गर्ज़ ये कि हर तरह की मालूमात की भरमार है, ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ की तख्लीक करता है तो कोई दूसरा इंसान उसकी इजाज़त के बग़ैर किस तरह उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके जवाब में शामिल है कॉपीराइट। और कॉपीराइट की अहमियत आज के दौर में इसलिए और भी बढ़ गई है कि आज का ये जो दौर है इसके अंदर मशीनें गज़ल लिख रही हैं, रोबोट तस्वीर बना रहे हैं, किताबें समराइज़ करने वाले AI टूल्स सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में किस तरह से उसकी ऑनरशिप का मसला क्लियर किया जाए। जो लोग आज के दौर में ऑनलाइन किताबें लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह की जो तख्लीक है उससे मिलती जुलती हुई चीज़ें सामने आती हैं। कभी कभार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार करदा जो मवाद होता है, जो कंटेंट होता है, वो बिल्कुल इसी तरह का होता है जिस तरह से आप या मैं कोई क्रिएटिविटी करते हैं या कोई इंसान अपनी तख्लीक करता है। तो ऐसे में AI के ज़रिए तैयार शुदा कंटेंट का ऑनर कौन, और अगर वहाँ से कोई गलती होती है या किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो ज़िम्मेदार कौन। इन तमाम सवालों को आज की इस पेशकश में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे मुल्क में जो कवानीन हैं वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। अगर आपके मन में इस मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं 1800113060। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब अक्षय वर्मा जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस कार्यक्रम में। और अक्षय जी, बहुत अहम सवाल हो जाता है कि जब हम आज AI का दौर देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से इसके ऊपर तमाम कंटेंट हमारे सामने आता जा रहा है, तो इंसान के ज़रिए तैयार करदा कंटेंट और मशीनों के ज़रिए तैयार करदा कंटेंट, इसके फ़र्क को किस तरह से समझेंगे। और इसके अंदर जो सबसे अहम मसला आता है कॉपीराइट, कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा AI जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल की दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक इस तरह की इंटेलिजेंस जो कि मशीन्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये बेसिकली अगर हम आसान भाषा में कहें इसको बोलेंगे कि मशीन्स की एबिलिटी ह्यूमंस के लिए वर्क करने की एक इंटेलिजेंट वे में। अगर आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँ, हम आजकल कार्स ड्राइव कर रहे हैं, कार्स के अंदर एक ड्राइवर होता है, लेकिन आजकल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें एक अदास लेवल स्टार्ट हो गया है। वो अदास एक AI का फॉर्मेशन है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कार हम कोई भी ड्राइव कर रहे हैं तो वो ही कंट्रोल कर रहा है, वो ही ब्रेक मार रहा है। एक तरह से एक सेकंड ड्राइवर है जो हमें कार में प्रोवाइड किया गया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब दूसरा अगर मैं बात करूं कॉपीराइट की, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का माध्यम है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी भी वर्क को, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी आर्ट, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क। कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, कोई भी इस तरह के वर्क्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए। यानी किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी ने कुछ धुन बनाई है या कोई गाना लिखा है, इस तरह के जो काम होते हैं उनको हम कॉपीराइट के दायरे में रखते हैं जी। और मैं आप चाहूँगा आप कंटिन्यू करें क्योंकि मैंने आपको बीच में रोक दिया, क्योंकि अच्छी एक मालूमात का ये सिलसिला इसलिए चल रहा था कि हम जब कॉपीराइट की बात करते हैं तो ये भी हमें जानने की ज़रूरत है कि कॉपीराइट किन किन चीज़ों पर लागू होता है। जी अक्षय जी, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, कॉपीराइट जो ये हमारे आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए, म्यूजिक एल्बम्स हो गई, हमारे वीडियोस हो गए, ऑडियोज हो गए, सब पे ये कॉपीराइट एप्लीकेबल होता है, जिसकी एक तय सीमा बनाई गई है हमारे एक्ट के अंदर। किसी में 40 साल, किसी में 50 साल, किसी में 60 साल, एज कंपेयर टू डिफरेंट जो वर्क है उसके अकॉर्डिंगली रखा जाता है। कोई भी अगर कॉपीराइट एक्ट के अंदर अपने आप को अप्लाई करवाता है अपने किसी वर्क को, उसको 50 साल, 60 साल, 40 साल के लिए उसको वो एक रिकॉग्निशन मिल जाती है और उसका वर्क कोई और यूज नहीं कर सकता है।
सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है इसके अंदर। उसका वर्क कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन अक्षय जी, जब हम कानून की बात करते हैं तो जिस वक्त कानून बना जी, उस वक्त एआई का तसव्वुर नहीं था जी। तो आज के दौर में जो हमारे कवानीन हैं वो एआई के ताल्लुक से किस तरह से लीड करते हैं, किस तरह से हमें वहाँ से गाइडेंस मिलती है, कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरह से सुलझाते हैं? देखिए, अगर हम आज के दौर की बात करें जो कि एआई का दौर है, एआई के दौर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें हैं वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक कॉपीराइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कंप्यूटर्स का इंटेलिजेंस है जो कि ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमन से ज़्यादा क्रिएटिव आज की डेट में और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब टेक्निक्स वही हैं जो ह्यूमंस ने अप्लाई की हैं। कॉपीराइट के अंदर भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको पहले हमें ओवरकम करना पड़ेगा अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई तरह की इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं हमारे सामने कि मशीन ने कोई काम कर दिया है जो कि एक साइक्लोस्टाइल काम है, क्योंकि एक मशीन को अगर हमने एक बारी कमांड दिया तब भी वो वही काम करेगा, दूसरी बारी कमांड देंगे तब भी वो वही काम करेगा। लेकिन ह्यूमन है जो क्रिएटिव माइंड से चलता है, क्रिएटिव माइंडसेट से चलता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स प्रोवाइड करते हैं। हम अक्षय जी मोरालिटी की बात करते हैं, क्या ये जो मोरालिटी का मसला होता है ये मशीन्स के लिए भी है, एआई टूल्स के लिए भी है, या ये वहाँ पर कहीं से कहीं तक लागू नहीं होता और इसलिए वो किसी कानून के दायरे में उनको लाना मुश्किल हो रहा है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मोरालिटी जो ये हैं ये मशीन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मॉरल्स जो हैं वो बेसिकली ह्यूमन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। मशीन को अभी इस दायरे के अंदर लाने के लिए हमें बहुत कवायद करनी पड़ेगी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कोई भी वर्क विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एट्सेट्रा, जहाँ पे मशीन्स अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं, जबकि हम कोशिश बहुत कर रहे हैं इस चीज़ में। तो इस चीज़ को उस दायरे में लाने में अभी हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस चीज़ को उस दायरे में लाने में वक्त लगेगा, लेकिन ये ज़रूरत है आज के दौर की, क्योंकि बहुत तेज़ी से हर तरफ इस तरह के कंटेंट की भरमार है। और हमें इस मामले के अंदर कॉपीराइट को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब ये मशीनें कुछ कंटेंट तैयार करती हैं और उसके जैसा ही कोई कंटेंट किसी इंसान के ज़रिए तैयार किया हुआ सामने आता है, तब यहाँ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं। अब जब ये मामले अदालतों में पहुँचते हैं हमारी, तो वहाँ पर किस तरह के कवानीन मौजूद हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जब अक्षय जी इस तरह के मामलात पहुँचते हैं तो कौन कौन से कवानीन हैं जिनके तहत एक इंसान की प्राइवेसी, एक इंसान का डेटा और एक इंसान का कॉपीराइट का हक उसे मिले। जी जी, जब हम अदालत की बात करते हैं तो अदालत में भी सारी चीज़ें इसी हिसाब से सोची जाती हैं कि हम आगे कैसे और क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके कानून क्या क्या हैं और किस हिसाब से हमें आगे काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एआई के अंदर क्योंकि सारा काम मशीनों द्वारा होता है, मशीनों की इंटेलिजेंस से होता है, तो कोई भी ऐसा काम जो मशीन ने किया है उसको किसी भी कानून के दायरे में लाना या उसको लाइबल करना, वो कानून के लिए या अदालतों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एज कंपेयर टू हम अगर कॉपीराइट की बात करें, अगर कोई आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करता है, उस इन्फ्रिंजमेंट की अदालत में किसी को सजा दी जा सकती है, लेकिन वही काम अगर कोई मशीन करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो उसको सजा देना मुश्किल है। किसी भी तरह का सिविल, क्रिमिनल कोई भी केस उस मशीन के अगेंस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है। दो इंडिया बहुत तरक्की पे है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन फिर भी जितनी एडवांसमेंट होगी उसमें थोड़ी सी और कवायद और मेहनत की ज़रूरत है हमें। अगर जो लोग एआई के ज़रिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं, किस तरह का अगर कुछ कहानियाँ वो लिख लेते हैं और ये बात बाद में सामने आती है कि एआई के ज़रिए हुआ है, और कोई इंसान एआई से तैयार करदा उस डेटा को, उस कहानी को, उस स्क्रिप्ट को अपनी करार देता है, तो ऐसे में कानून जो है वो क्या कहता है? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो होता है एआई जनरेटेड वर्क, एक होता है एआई असिस्टेड वर्क। जो काम एआई की असिस्टेंस से किया जा सकता है उस पे हम फिर कोई एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो ये चीज़ प्रूव कर दें कि ये एआई का ही वर्क है कंप्लीटली, इसमें कोई असिस्टेंस नहीं है, उसमें हमें कोई भी स्टेप लेना, कोई एक्शन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन ये जो अक्षय जी कंटेंट आता है, या अगर चाहे मैं अपने बारे में या आपके बारे में कुछ सर्च करता हूँ, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कंटेंट हमें मिल जाता है। वो कंटेंट किस तरह से एआई तक पहुँच रहा है, और अगर वो इस तरह से वहाँ पर पहुँच रहा है तो क्या कहीं हमारी प्राइवेसी के लिए इसे आप ख़तरा मानेंगे? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा ये हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कुछ इनह्यूमन लोग इस टूल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये टूल्स हमारे फ़ायदे के लिए बने हुए हैं। कोई भी इंसान अगर इसको गलत तरीके से मोल्ड करता है, अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करता है, तो ये हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब अगर वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसने देखा जाए तो उसका सर्कुलेशन बड़े लेवल पर शुरू कर दिया है, किसी का भी डेटा है या किसी की भी कोई क्रिएटिविटी है, अगर उसका सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसे हालात में हमारे वो कौन कौन से कानून हैं? मैं आईटी एक्ट वगैरह के ज़रिए भी चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालें, किस तरह से उसमें प्रोटेक्शन किसी इंसान को मिल सकती है? देखिए, अगर हम इसमें आईटी एक्ट की बात करें या इस तरह के कानून की बात करें कि जिसमें कोई भी डाटा हमारा कोई सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके अंदर हम एआई के माध्यम से हम उस ऐप्स को बैन करवा सकते हैं, उस ऐप्स को क्लोज करवा सकते हैं, परमानेंटली उन ऐप्स को डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं, सो दैट वो सब चीज़ें सर्कुलेट ना हो। लेकिन ये एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच हमें इस चीज़ में रखनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग वही सब टूल्स हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, और वही टूल्स हैं जो हमारे अगेंस्ट भी यूज़ हो रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस चीज़ में। अक्सर एआई के ताल्लुक से कहा जाता है, जैसे आपने भी कहा, कि मशीन के ज़रिए जनरेटेड कंटेंट। अगर हम उस जनरेटेड कंटेंट की भी बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये भी हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये जो कंटेंट है, अगर कुछ भी हम वहाँ जा कर के सर्च करते हैं और उस पर जो कंटेंट आता है, तो वो उसका सोर्स क्या है, किस तरह से उनको वो वहाँ पर मिल रहा है वो डेटा, और उसकी अगर हम रिलायबल होने की बात करें तो कितना रिलायबल वो सोर्स माना जाए? देखिए, अगर रिलायबिलिटी की मैं बात करूं, तो ये जितना भी डाटा है, वो डाटा कहीं ना कहीं ह्यूमंस के द्वारा ही उसको एनालाइज किया गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसको इतना एनहांस कर दिया गया है कि जो एआई उसकी मदद से उसी डाटे को डिवाइड करके, सेग्रीगेट करके डिफरेंट मोड्स और मॉड्यूल्स में लेकर आ रहा है। तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमंस का ही फॉल्ट है, क्योंकि जो एक मशीन हमारे बेनिफिट के लिए बनी हुई है, उसको, उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उस टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब उस पर रोक किस तरह से लगाई जा सकती है? क्योंकि ऐसे मामलात में अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे जो हमारे अदालतों की तरफ आएंगे। मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें कि जो इस तरह के मामलात अदालतों में पहुँच रहे हैं, उस पर कानून क्या कहता है और हमारी अदालतें क्या कुछ फैसले दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इस तरह के जो भी केसेस हैं उसके अंदर कानून बहुत सख्त है, क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी से रिलेटेड, किसी भी इस तरह इस सेंसिटिव इशू से रिलेटेड कोई भी काम अगर अदालतों तक पहुंचता है, तो अदालत उसको बहुत सीरियस तरीके से लेती है, और सीरियसनेस उतनी ही दिखाई जाती है जिसके ऊपर कई तरह के रूल्स, रेगुलेशन और कई तरह की अब एक्ट्स बनने की कवायद में हैं, कई तरह के और ऐसे नोटिफिकेशंस और ये सब चीज़ें निकलती हैं जिससे इन सब चीज़ों का मिसयूज ना हो पाए। पब्लिक गुड्स के नाम पर अक्सर बहुत सारा जो डेटा होता है वो अवेलेबल होता है तमाम, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या ख़ास तौर से एआई हो। पब्लिक गुड्स के नाम पर आपका, मेरा या किसी भी XYZ किसी भी शख्स का डेटा निकाल करके और उसको जो है वो पब्लिक के लिए आम कर देना, ये क्या किसी कानून के तहत वायलेशन है? और इसके लिए अगर कोई रेमेडी हासिल करना चाहे, लीगल रेमेडी, तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं इसके तहत कानूनी? जी बिल्कुल, पीछे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मीडिया के अंदर भी बहुत हाईलाइट हुआ था, जो हमारे आधार कार्ड्स चले थे, उस आधार कार्ड्स की इंफॉर्मेशन को बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ करके हमारे डिफरेंट दुश्मन कंट्रीज़ हो गए और हमारे कई ऐसे जो लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तक पहुँचाया गया था। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अदालतें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, जिसमें अदालतों को भी पता है कि ये कितना बड़ा क्राइम है और कितना ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है इन सब चीज़ों का। तो अदालतें ऑलरेडी इस चीज़ पे रूल्स, नोटिफिकेशन और अपने समय समय पे ऑर्डर्स निकालती जा रही हैं, जिससे ये डाटा कम से कम मिसयूज़ हो, और कोई अगर इसको मिसयूज़ कर रहा है तो वो अवॉइड करे, दोबारा इस तरह के एक्ट में ना इंडल्ज हो।
आपने डेटा की बात की और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून हमारा डीपीडीपी एक्ट के नाम से हम उसे जानते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून के तहत अगर हम इस डेटा की चोरी को समझना चाहें कि अगर कोई डेटा ब्रीच कर देता है आपका, कहीं से कहीं तक आपका कंसेंट भी नहीं है और उसके बाद वो आपका डेटा जो है इधर से उधर कहीं जा रहा है, तो क्या डीपीडीपी एक्ट के ज़रिए उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और आप कहीं कुछ कानूनी जो सहूलत है वो मिल सकती है आपको? जी बिल्कुल, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो कानून है ये बना ही इस पर्पज़ के लिए हुआ है कि जिसमें किसी भी तरह का डाटा अगर कहीं पे कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम रोक सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें और किसी भी गलत इंसान के हाथों में जाने से उसको रोक सकें। कभी भी अगर इस तरह का कुछ हो सकता है तो हमारे कानून के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, अदालतें खुली हैं, हम कभी भी अदालत में दरखास्त लगाकर उस चीज़ पर रोक लगवा सकते हैं। मशीन के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो कॉपीराइट के दायरे में नहीं आती है, लेकिन अगर आज की हम ज़रूरत की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अब डिपेंड होती जा रही हैं, बहुत सारे लोग डिपेंड हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, लेकिन अगर उसके बावजूद कहीं किसी का कोई वायलेशन होता है तो वो किन किन कवानीन का सहारा लेकर कानूनी रेमेडी हासिल कर सकता है, और अगर वो एक्शन लेने की बात की जाए तो हम किस तरह इन AI टूल्स पर कानून के ज़रिए अभी भी एक हद तक ही सही लेकिन एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कानून के दायरे में अभी ये मशीन्स, AI टूल्स नहीं आ सकते हैं। उसका रीज़न कि कोई भी मशीन के ऊपर हम किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा सो दैट हम इसको भी कॉपीराइट के दायरे में लाएं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपके माध्यम से जो मैं रखना चाहूँगा कि जो कॉपीराइट के अंदर हमें एक टेन्योर प्रोवाइड किया गया है 40 साल, 50 साल या 60 साल का, अगर हम कहीं उस टेन्योर को कम करके हम उसको 5 साल या 10 साल कर दें तो उससे हमें कुछ हद तक इस चीज़ से निजायत मिल सकती है, सो दैट कि कोई भी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर हम बार बार उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी आपने जो 40, 50, 60 साल की बात की, मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें कि कॉपीराइट किसी भी इंसान का, जैसे आपने 40, 50, 60 की बात की, कब तक होता है, और ये 40, 50, 60 का जो क्राइटेरिया मैं चाहूँगा इसको भी आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को और वो जान सकें। जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट ये रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके जो काम हैं, जो कि किस फील्ड में है, लिटरेरी की फील्ड में, म्यूज़िक की फील्ड में, आर्टिस्टिक की फील्ड में, और उसके लिए हमारे कानून के हिसाब से 40, 50, 60 एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई भी इंसान उतने साल के लिए आपसे आपका वो राइट नहीं अपने नाम पे कर सकता। किसी ने कोई गाना लिखा है तो वो गाना 50 साल तक उसी के नाम पे रहेगा, कोई उसको नहीं यूज़ कर सकता। उसका बेसिक बेनिफिट यही है कि भाई कल को अगर कुछ साल के बाद वो चीज़ और ज़्यादा मार्केट में चल रही है या कुछ है तो उसका जो आर्टिस्ट है उसको उस चीज़ की रॉयल्टी और बेनिफिट मिल सके। इसी पर्पज़ से ये कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था। 50 साल तक अगर वो व्यक्ति जिसने वो गाना लिखा है या वो कविता या वो गज़ल लिखी है और वो जीवित नहीं रहता, जी, वो गुजर जाता है, तो क्या तब भी वो 50 साल का जो एक दायरा तय किया गया है वो वही रहेगा, वो लिमिट वही रहेगी? जी बिल्कुल, वो दायरा वो वहीं रहेगा। अगर वो नहीं भी है लेकिन उसकी जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो उसकी कॉपीराइट एक्ट के दायरे के अंदर ही रहेंगी। और उसकी रॉयल्टी की जब हम बात करते हैं तो वो रॉयल्टी क्या परिवार के सदस्यों को जाएगी या फिर कहीं और? जी, वो परिवार के सदस्य को जाएगी, जो भी उनके लीगल हायर्स होते हैं, जो भी उनके घर के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन सब के पास वो जाती है। आज के इस दौर में जहां हम इस मंच पर आज कॉपीराइट की भी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो अब नए चैलेंजेस किस तरह के आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि ये चैलेंज जिसका सामना है हमें और हम उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे को चैलेंज जो इसमें नज़र आता है, मेरे को नज़र आता है ओनरशिप का। किसी भी अगर हम आर्टिस्टिक वर्क या किसी भी वर्क की बात करें, कोई भी काम करने के लिए कोई उसका ओनर होता है, कोई ऑथराइज्ड होता है, कोई उसका ऑथर होता है। एआई के अंदर उसकी ऑथरशिप को तय करना वो सबसे बड़ी समस्या है जो कि हम कॉपीराइट एक्ट के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉपीराइट एक्ट के अंदर अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो उसके नाम से वो चीज़ हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, लेकिन एआई में ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
दूसरा चैलेंज कि कोई भी इस तरह का रीजनल कास्ट रिलेटेड कोई इस तरह का एब्यूसिव लैंग्वेज या इस तरह की कोई भी चीज अगर कोई एआई एक्ट के एआई टूल के माध्यम से अगर की जाती है, उस पे किसी भी तरह की लाइबिलिटी फिक्स करना, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल, वो बहुत मुश्किल है। तो ये 2-3 चीजें थी जो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस चीज पे काम करने के लिए आगे। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की है कि जो गलत भी है लेकिन एआई टूल्स के ज़रिए बहुत तेज़ी से वो फैल रही है और सोसाइटी के लिए वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में किस तरह के कानून के तहत उनको रोका जा सकता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है? देखिए, ऐसे के अंदर अगर इस तरह का कोई एआई टूल को कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस एआई टूल को हम बैन करवा सकते हैं, उसकी वर्किंग को सस्पेंड करवा सकते हैं, उसकी जो ऑथर हैं जिसने वो टूल बनाया है उनको हम उस दायरे में ला सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी कहीं पे अगर कोई रॉयट्स होते हैं, कुछ होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा इंटरनेट, हमारा व्हाट्सएप, इसको बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि ये इस तरह के ही माध्यम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिससे बातें बहुत जल्दी सर्कुलेट होती हैं। तो जैसे हम वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, ऐसे ही हम एआई टूल्स के रिगार्डिंग भी एक्शन लिया जा सकता है। एआई टूल्स के रिगार्डिंग भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जब बात कॉपीराइट की होती है तो कई सारे इश्यूज हमारे सामने आ जाते हैं और जब ये मामले अदालत में पहुंचते हैं तो ये तय किया जाएगा कि किस तरह से किसी इंसान ने किसी कंटेंट को तैयार किया, कोई तस्वीर तैयार की, कोई धुन तैयार की, कोई गाना, कोई गज़ल, कुछ तैयार किया उसने, तो वो भी एक ज़रूरी हो जाता है। मैं यहाँ एक सवाल के साथ अक्षय जी के पास फिर जाना चाहूँगा कि क्या किसी इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी तख्लीक का रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद से उसका कॉपीराइट शुरू होता है, या जब उसने कोई कविता या गज़ल लिखी, फिल्म लिखी, कहानी लिखी, कोई धुन बनाई, कोई गाना उसने तैयार किया, वहीं से उसका कॉपीराइट शुरू हो जाता है? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉपीराइट स्टार्ट होता है जब आप इसको रजिस्टर करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद से आपका कॉपीराइट का एक्ट शुरू होता है। अदरवाइज कोई भी हम रूटीन के अंदर किसी ने कोई गज़ल गा दी, किसी ने कोई गाना गा दिया, उसको हम कॉपीराइट एक्ट के दायरे में तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक हम उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ नहीं, पेपर वर्क नहीं पूरा करते हैं। पेपर वर्क पूरा करने के बाद ही हम उसको बोल सकते हैं कि इस पे अब हमारा कॉपीराइट है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन दोनों में से किसी ने नहीं कराया, एक वो व्यक्ति जिसने कोई कहानी लिखी और एक वो व्यक्ति जिसने उस कहानी की कॉपी की, और वो दोनों ये दावा करते हैं कि नहीं ये हमारी लिखी हुई है, और वो मामला अदालत में पहुंच जाता है, रजिस्ट्रेशन दोनों में से किसी ने नहीं करवाया, तो किस तरह से प्रूव किया जाएगा कि ये जो कहानी है या ये जो कविता है उसका असल ऑनर कौन है और किसने जो है वो कॉपी की है और कॉपीराइट का जो कानून है उसके खिलाफ वर्जी हुई? देखिए, ऐसे मामलों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ पुरानी है। अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लें, एक कविता लिखी गई है जो हमने बचपन में कभी किसी किताब में, किसी पुस्तक में पढ़ी थी, उसी चीज़ से रिलेटेड अब आजकल की दुनिया में 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद किसी ने कोई गाना बना दिया, किसी ने कोई गज़ल बना दी, तो हमें इस चीज़ का पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पहले, सबसे पहले कब, किस टाइम पे और किसने लिखी थी। तो उसी के हिसाब से अदालतें फैसला करती हैं। जिसने पहले वो काम किया था उसी के फेवर में, उसी के हक में कॉपीराइट का एक्ट जाएगा। अगर हमने अब तक जो चर्चा की उसको हम समझने की कोशिश करें तो अभी तक भी मशीन्स जो हैं वो कहीं भी उस दायरे में नहीं आती जहां कॉपीराइट वायलेशन पर उन पर कोई मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के क्रिएटिव वर्क को कॉपी करता है या उसको कहीं और अपने नाम से पेश करने की कोशिश करता है, तो हमारा कानून क्या कहता है? मैं इस सवाल के साथ अक्षय जी के पास जाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि हम इसके वायलेशन को समझें कि उसके लिए क्या कुछ सज़ाएं तय की गई हैं। जी अक्षय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ह्यूमन से ज़्यादा क्रिएटिव और कोई भी नहीं है। हम ह्यूमन ही हैं जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिफरेंट रोबोट्स बनाए, डिफरेंट मशीन्स बनाई जो आज की डेट में हमारे लिए काम कर रही हैं। अगर मैं ये बात करूं कि भाई किसी ह्यूमन ने ही दूसरे ह्यूमन का कोई कॉपीराइट के अंदर उसने कोई काम चुरा लिया, अपने नाम से करवाने की कोशिश कर रहा है या उसको यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए कॉपीराइट एक्ट के अंदर सज़ा का भी प्रावधान है,
पेनल्टी का भी प्रावधान है और दोनों चीज़ों का भी प्रावधान है, जिसके लिए कोई भी इंसान अदालत का दरवाज़ा खड़खड़ा सकता है, एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोर्ट इसमें एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। कुछ इस तरह के मामलात पर रोशनी डाल सकते हैं अक्षय जी, जिनमें हमारी अदालतों ने इस तरह के फैसले दिए हों, कहीं जुर्माना आयद किया गया, कहीं सजाएं दी गई, ताकि इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए जाएं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पूरा कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद है, उसको सख्ती से नाफिज किया गया है। जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको एक अपना ही एक छोटा सा केस बताना चाहूँगा। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने एक केस ऐसा ही किया था, जिसमें डोमिनोज से रिलेटेड एक कंटेंट था। किसी ने चंडीगढ़ के अंदर बैठ के डोमिनोज के नाम में एक लेटर को आगे पीछे करके अपना वो डोमिनोज का आउटलेट खोला और उस चीज़ को डोमिनोज ने यहाँ चैलेंज किया था, जिसके बेसिस पे उसको अपना पूरे का पूरा आउटलेट बंद करना पड़ा और कोर्ट ने उसको बहुत हैवी पेनल्टी लगाई। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो कॉपीराइट के दायरे में आते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो किस तरह का एक्शन सामने आता है, और अगर कोई कहीं भी, अगर किसी का चाहे लिटरेरी वर्क हो या कोई म्यूजिकल वर्क हो या आर्ट वर्क हो, अगर कहीं वायलेशन होता है तो कानून के अंदर किस तरह के और किस हद तक जुर्माने का इंतज़ाम है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जुर्माना जो लगता है वो हैवी लगता है। जैसे हमारे कहीं पे आईपीसी की बात करें या किसी और एक्ट्स की बात करें, वहाँ पे जुर्माना है 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया। यहाँ पे जो जुर्माना लगता है वो जुर्माना लाखों रुपए का भी लगता है, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का। और ऐसे ही इसके अंदर सज़ा का भी अलग से प्रावधान है, जो कि आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल सज़ा हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स ऑफ द मैटर। क्या इंसानों के लिए, अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है और संस्था अगर कोई ऐसी कर रही है, तो उसमें भी जुर्माने में फ़र्क रखा गया है कि अगर कोई इंसान कोई कॉपी कर रहा है, मतलब कॉपीराइट जो हमारा है उसका कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ इंसानों के लिए सज़ा कम है, और अगर कोई संस्था कर रही है या कोई ब्रांड कर रहा है तो वहाँ पर उसमें ज़्यादा हो सकता है? देखिए, इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसानों का कंपैरिजन अगर हम करेंगे किसी एमएनसी से, किसी मल्टी लेवल से, किसी बड़ी कंपनी से, तो जो कंपनीज का सिस्टम है वो एक अलग होता है। उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस एक्ट करने से किसको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है या किसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उसकी जो सज़ा है, उसका जो कॉस्ट है, कॉम्पनसेशन है, वो उसी के हिसाब से तय की जाती है। अगर कोई इंडिविजुअल उस एक्ट को कर रहा है और इंडिविजुअल ने उस एक्ट से बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग नहीं की है, या वो ये दिखाने में सफल रहता है कोर्ट को कि इस एक्ट की वजह से सिर्फ मैंने 50,000 या लाख रुपए का मेरे को फ़ायदा हुआ है, तो कोर्ट उसमें कम सज़ा में भी उसको छोड़ देगा, कम जुर्माने में भी छोड़ देगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम कंपनीज़ की बात करें, कंपनीज़ के अंदर जो टर्नओवर होता है वो करोड़ों के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसके अंदर जो उनकी जो कॉम्पनसेशन है, उनके जो क्लेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जितना स्टेक्स उसमें हाई होगा उसीलिए उनमें कंपनसेशन भी ज़्यादा होगा, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जहां हम आज के इस मौजू पर हमने गुफ्तगू अब तक की कॉपीराइट पर, वहां पर एक हमारा जो अहम मुद्दा वो एआई भी है, जिसकी वजह से आज ये सोचना पड़ रहा है कि जो एआई से कंटेंट तैयार हो रहा है उसके ऊपर जो है ऑनरशिप किसकी रहेगी और उसमें जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं। एआई का ये मसला सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही महदूद नहीं है, जहाँ इसका दायरा इस तरीके से बढ़ रहा है अक्षय जी के बहुत सारे लोग उसमें एप्लीकेशन तैयार करके या फिर पेटिशन फाइल करने तक के मामला सामने आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये चैलेंज जो है वो किस तरह से, अभी तक तो हमने उस चैलेंज पर बात की जहां हमने ऑनरशिप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां ऑनरशिप किसकी जाएगी या उस पर जिम्मेदारी किसकी होगी, लेकिन एक तरफ ये भी चैलेंजेस हैं कि जहां जो लोग तैयार करते हैं, पूरी पेटिशन फाइल करते हैं, मैं आपके शोबे से ही बात कर रहा हूं, और वहां पर इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। जी अक्षय जी। जी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर ह्यूमन ही अपने बेनिफिट के लिए कुछ मशीन्स, कुछ एप्स, कुछ इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि जो हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। अगर इस चीज़ का कोई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लोग पिटीशंस भी फाइल करते हैं,
जिसके लिए उस ऐप पे उसको सस्पेंड करवा सकते हैं, बैन करवा सकते हैं, सो दैट उस चीज को आगे हम इस्तेमाल करके मिसयूज ना कर सकें। तो मिसयूज को बचाने के लिए कोर्ट्स बैठी हैं जिसमें इस तरह की पिटीशंस और एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं। जिसमें इस तरह की पिटिशंस जा रही हैं, हमारी कोर्ट्स के सामने भी एक चैलेंज आ रहा है, क्योंकि लोग अब इस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां फाइंड आउट करना भी मुश्किल हो जाता है, और जब फाइंड आउट करना मुश्किल होता है वहीं पर इस तरह के कॉपीराइट जैसे मसले सामने आते हैं, वहीं प्राइवेसी का मसला सामने आता है, और वहीं जो हमारे हुकूक हैं उनके भी वायलेशन के मामले सामने आते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती है हमें कवानीन की। हमारी आज की इस पेशकश में हमारे साथ विशाल भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं विशाल जी आज के इस प्रोग्राम में। और आज जो हमारा मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कॉपीराइट, कितना अहम और गंभीर मसला विशाल जी ये नज़र आता है कि एक तरफ एआई के ज़रिए तैयार करदा कंटेंट और दूसरी तरफ इंसान के ज़रिए उसकी क्रिएटिव वर्क, उसकी तख्लीक कितना अहम है। सर ये वाकई बहुत सीरियस मुद्दा है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है आगे, आपको अपने आप को अडाप्ट करना आज की सोसाइटी को और लॉ को बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर मैं एआई को कहूँ तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने वाला जो है वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग ने एक लॉ क्रिएट किया है, वो कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है वो ओरिजिनल, जितनी भी ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको वो कॉपीराइट देता है, और कॉपीराइट का मतलब एक्सक्लूसिविटी होता है, और वो सोलली किसी इंडिविजुअल के लिए होता है कि इंडिविजुअल अपनी टैलेंट, अपना आर्ट, अपनी राइटिंग, अपनी बुक, किसी भी चीज़ के लिए वो एक्सक्लूसिविटी वो ये दिखाता है कि ये मेरी अपनी एफर्ट है और मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, मेरा अपना क्राफ्ट है, और मैं इसको कॉपीराइट के पास पहुंचता हूं, और वो लॉ के अंदर उसके पास पूरे पावर हैं वेस्टेड विद, जहां वो ये कॉपीराइट को करा लेता है। लेकिन आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्चुअली में बैटल है ओरिजिनल साइड, एंड दैट इज कॉपीराइट। सर आज कॉपीराइट में अगर आज आप किसी को भी एक्सक्लूसिविटी दे देते हैं, मुझे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना करना है कि मुझे किसी भी ऑथर की कोई भी बुक उठा के सिर्फ उसको ये बोलना है कि प्लीज इसको आप मुझे जो है वो प्रोवाइड कराएं, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बट वो ऑथर वहां जो बैठा है, जिसने इतनी मेहनत करी है और कॉपीराइट में उसने एक्सक्लूसिविटी ली है, वो ये देखता है कि मेरा चैप्टर जो है वो वहां खुलेआम चल रहा है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो इसलिए इसको कर्ब करने के लिए आज की डेट में लॉ है, बट एआई को अभी तक कर्ब करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ें चल रही हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, लॉ बन रहा है। बट एआई को आज भी कर्ब करने के लिए कॉपीराइट के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जहां पे आप ये कहें कि मैं 5 लोग एक साथ जो है कोई भी फॉर्मेट मांगते हैं एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देगा, बट उसकी सोल जो एक्सक्लूसिविटी है वो नहीं होगी। आपको फॉर्मेट तो वो दे देगा, बट उसको ये नहीं मालूम है कि ये किस ऑथर से, किस राइटर से, और कौन कॉपीराइट ओनर है जिसके पास से ये लेके आया है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ रही है सोसाइटी को आज की डेट में। सर आपने कहा कि ये एक मुद्दा जो है ये इंटरनेशनली एक बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है विचार चल रहा है। क्या दूसरे मुल्क इस पर कोई कानून इस तरह का ला चुके हैं जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन मशीनों के ऊपर, कुछ इन टूल्स के ऊपर कुछ कदगन लगा सकें, कुछ पाबंदी लगा सकें, या हमारे मुल्क में इसके ऊपर सख्त ज़रूरत आप महसूस करते हैं? सर इंडिया सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से इंडिया एलिवेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ये एआई जो है उतनी ही जल्दी इंडिया में वो अपने पैर पूरी तरह फैला रहा है, वो इट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर। तो आज की डेट में लॉ इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है। कॉपीराइट है, आप कॉपीराइट को बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट में आज की डेट में जो रजिस्ट्रार हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो अब बहुत अडेप्ट हो गई हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो जिसको मैं कहूँगा कि वो लोग बहुत तेज़ हो गए हैं। अब उनको ये मालूम है कि एआई में ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज लाइसेंस नहीं है, कोई भी ऐप आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। आप पेंटिंग से लेके भले चाहे वो ओरिजिनल हो या ना हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो राइटिंग हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो। इंडिया को बहुत ज़रूरत है अभी इस वक्त। जहाँ तक आपने वर्ल्ड की बात करी, यूएसए में अभी ये पॉलिसीज चल रही हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी लॉ जो है वहाँ पे भी आना बाकी है, क्योंकि अभी इस वक्त कॉपीराइट लॉ जो वहाँ पे है वो बहुत तेज़ है, अडेप्ट है, अजाइल है, बहुत क्विक है, इसलिए शायद वहाँ पे वो लोग अभी इसको नॉर्मली देख रहे हैं। बट लेकिन येस, पॉलिसीज़ वहाँ पे भी आ रही हैं और वो लोग इस पे काम कर रहे हैं।
वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ अक्षय जी के पास जाना चाहूँगा कि अक्षय जी, कितना अहम लगता है कि अब इस तरह के कानून को लेकर के आना हमारे देश में आपको ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ और भी कवानीन सख्ती के साथ आएँ ताकि इस तरह के जो मामला हैं उन्हें हल किया जा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल का दौर एआई का दौर है। एआई के दौर में जितनी एडवांसमेंट बढ़ रही है उतना ही उस पर चेक एंड बैलेंसेस रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर विदाउट चेक एंड बैलेंसेस हम अप्लाई करेंगे तो वो कल को हमें ही फ्यूचर में नुकसान देगा। तो आज की डेट में अगर हम ये कहते हैं कि कॉपीराइट है, कॉपीराइट के साथ साथ एआई भी है, लेकिन एआई का भी एक सेपरेट लॉ आना ज़रूरी है जिसको कॉपीराइट के कंपैरिजन में या उसके साथ रीड करके हम कंबाइन करके एक बनाया जाए, जिससे ना तो कॉपीराइट में कोई इफेक्ट आए ना ही एआई में आए, और ये हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बन पाए, ना कि हमारे फ्यूचर में ये नुकसान पहुंचाए हमें। मतलब इसका फ़ायदा भी हम हासिल कर सकें और अगर कहीं कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई भी की जा सके। विशाल जी, चाहे वो विशाल जी हों, चाहे अक्षय जी हों, या मैं हूं, या आप लोग हों, लेकिन हम लोगों का बहुत सारा डेटा ऐसा है जो आज एआई प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो इसमें विशाल जी क्या मानते हैं कि क्या हमारी जो प्राइवेसी है, जिसके राइट की हमने बात की जस्टिस पुट्टास्वामी के उसके फैसले के बाद में, और आज हम उस राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता हुआ देख रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी होते हुए देख रहे हैं, तो किस तरह की लीगल रेमेडीज हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है? सर, राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल कहीं ना कहीं कॉन्ट्रवीन होगी सर, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी कहीं भी होगी तो आप अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जो है वो डायरेक्ट आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, वहाँ आप रिलीफ सीख कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एआई के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए। और मैं अग्री करता हूँ मेरे लर्नड फ्रेंड से कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपको बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, बट आज की डेट में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नया क्राफ्ट है जो कि आया है। हर आदमी इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, बट कहीं भी जो है वो एक रनिंग साइंस जो है, मैं कहूँगा इसे, अगर मैं यूज़ करना चाहूँगा, कि कहीं भी ऐसी नहीं है जहाँ पे इसको कर्व कर सकें, जहाँ पे इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और एग्जीम्स फॉलो कर सकें, कि कोई नियम ऐसा बन जाए जहाँ पे एआई को जो है वो आप कॉपीराइट एक्ट में ले पाएँ। ये बात बिल्कुल सही है कि राइट टू प्राइवेसी होगी सर, लेकिन अब उसका इस वक्त जो है सिर्फ कोर्ट में जाके और रिलीफ लेने का यही एक आपके पास जो है वो एक रिकोर्स रह गया है। बाकी कोई रिकोर्स अभी इस फिलहाल तो नहीं है सर, जो एकदम से आपको, जैसे हम कोई भी चीज़ के लिए हम फ़ोन कर सकते हैं, हम अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर सकते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो इनिशिएटिव ले लेती हैं। इस चीज़ के लिए अभी तक जो है वो ऐसा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, आपको अप्रोच करनी पड़ेगी सर, अप्रोच करनी पड़ेगी। अक्षय जी क्या कहना चाहते हैं? इसी में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि थोड़े टाइम पहले से हम देख रहे हैं कि कुछ फ्रॉड हो रहे हैं एआई के माध्यम से, जिसमें कई बारी ऐसा हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ को डब कर दिया गया है, उनके लिप रीड को डब कर दिया गया है एआई के टूल्स और सॉफ्टवेयर की वजह से। ऐसे ही आरबीआई गवर्नर, ऐसे ही और कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनके ऊपर इस तरह का एआई के टूल्स इस्तेमाल करके जो गलत इंसान हैं, गलत लोग हैं, उन्होंने गलत फायदे के लिए इस चीज को यूज किया है। तो इस चीज पे चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। इसे हम डीप फेक के नाम से हम जान पाए, जो इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो चेक एंड बैलेंसेस इस पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ये एडवांटेज हमारे लिए उतना ही डिसएडवांटेज भी प्रूव हो रहा है। जिनको लॉस हुआ है, जिनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अगर कभी हम उनसे बात कर पाएं तो उनको एक्चुअल में पता होगा कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है इस टेक्नोलॉजी के आने से। जी विशाल जी, बहुत तेज़ी से जो हमारे नौजवान हैं वो एआई की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो कहाँ चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और किस तरह से सभी लोग जो हैं अपने डेटा की खास हिफाजत कर सकें? सर, मैं इसको कहूँगा इट्स अ बॉडी विदाउट सोल। आज की डेट में मैं इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन एआई के थ्रू मिल जाएगी, बट वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे जानकारी मिली है उसकी वैलिडेशन जो है वो कोई नहीं उठाएगा। इसी कारण इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। कॉपीराइट में मैं जो भी बुक उठाऊंगा, कोई भी क्राफ्ट उठाऊंगा, कोई भी टेक्नोलॉजी उठाऊंगा और कोई भी आर्ट उठाऊंगा, तो मुझे ये मालूम है वो ओरिजिनल है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट में केवल ओरिजिनल चीज़ें ही रजिस्टर्ड होती हैं और वहाँ पे जो आपको कॉपीराइट मिलता है वो ओरिजिनल चीज़ों का ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस तरीके से स्प्रेड कर रहा है, मुझे नहीं मालूम ये बैलेंस कैसे हो पाएगा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इंस्टेंट लॉ जो है वो आना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये जल्दी ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई लॉ इंडिया में है नहीं है जो कि हमने नहीं देखा आज तक कि
हम जो है वो नहीं ला पा रहे हैं या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आएगा बिल्कुल, और एआई भी कहीं ना कहीं लॉ के कर्व में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसके अपने प्रोसीजर्स और नियम और कानून इसके भी बंधेंगे। बहुत सारे कानून जो हैं उनके बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सर्च करते हैं और उसके बहुत सारे आंसर्स उनको एआई पर मिल जाते हैं। अक्षय जी, कितना अहम हो जाता है यहाँ पर जानकारियों को फिल्टर करना और ये जानना कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहे भारतीय कानून से मुताल्लिक दी जा रही हो या फिर किसी और सब्जेक्ट पर, तो कितना अहम है वहाँ पर उसको क्रॉस चेक करना? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को क्रॉस चेक करना, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अगर हम आज की बात करें, आज के जितने भी यूथ है वो एआई, गूगल, इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ है उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। किसी को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो कोई ऐप खोलते हैं, उसके माध्यम से वो उसकी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि किसी का कोई हिडन बेनिफिट छुपा है। इस चीज़ को हमें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक बारी एक इंसान पे चली जाएगी वही आगे स्प्रेड हो जाएगी, और उस स्प्रेड को हम कैसे रोक पाएंगे, किस तरीके से रोक पाएंगे, वो हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले वक्त में मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास विशाल जी, हमारे पास आईटी एक्ट 2000 भी है, हमारे पास डीपीडीपी एक्ट भी है, हमारे पास कॉपीराइट एक्ट भी है। इन तमाम कवानीन के बाद भी अगर हम एआई के ऊपर आज बात कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा कानून सामने अभी तक नहीं आ पा रहा है कि जिसके अंदर हमने एआई को कानून के दायरे में ला करके खड़ा किया हो। तो आपको लगता है कि सिंगल अम्ब्रेला देने की ज़रूरत है इन तमाम कवानीन के साथ? बिल्कुल है सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप एआई को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर बैरियर्स नहीं लगा सकते। कॉपीराइट एक्ट के अंदर भी आप बैरियर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक, मेरे हिसाब से, मेरी लैंग्वेज में, ये गूगल की तरह एक सर्च इंजन है जहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है। मैंने पहले भी ये बोला, इट्स अ बॉडी विदाउट सोल। आज की डेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको जो कैरियर चाहिए वो मिल जाएगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन या क्राफ्ट जिस तरीके की चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। बट उसकी वैलिडेशन, उसके अंदर सोल है कि नहीं है, या उसकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न और मुद्दा है सर, जिसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है। और ये थोड़े दिनों में, शायद मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये लॉ बनेगा, और ये वन विंडो होना चाहिए जहाँ पे मुझे लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ जो है स्टैट्यूटरी बनेंगे, जहाँ पे एआई को जो है जिस तरीके से अभी पढ़ा जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, आई एम श्योर कि इसके अंदर आने के बाद जो है जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि एआई जो है सर वो इनफाइनाइट होता जा रहा है, आपको उसको रोकने के लिए आपको लॉ भी उसी तरीके का चाहिए जो उसको कर्व कर सके, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। लेकिन जितना डेटा वहाँ पर लोगों के लिए दिया जाता है, उनको जानने के लिए, उनके समझने के लिए, अक्सर उसके पीछे दलील दी जाती है पब्लिक गुड्स की। तो क्या आपकी, मेरी या किसी की भी जानकारी पब्लिक गुड्स के नाम पर आम की जा सकती है? नहीं, ये सर ये नहीं की जा सकती। मैंने जैसे बताया आपको कि एआई का भी अपना एक रेस्ट्रिक्शन है। एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसा कि मैंने बोला कि ये गूगल की तरह एक सर्च इंजन में बोल सकता हूँ मेरी भाषा में, बट लेकिन वो किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में या राइट टू प्राइवेसी जो है उसको वो कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग लॉ है सर। और एआई जो है वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन पर्सनल नहीं हो सकती सर, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप नीचे भी देखेंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आती है कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी पे जो है वो आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। आपको खुद देखना पड़ेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, आपको खुद देखना होगा इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने एआई से मुताल्लिक़ कॉपीराइट का जो अहम मसला था उसको जानने और समझने की कोशिश की। हमारे मुल्क में जो कवानीन हैं उनके बारे में भी आपने जाना। कॉपीराइट एक्ट किस तरह से एक आर्टिस्ट के फ़न को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है, वो भी हमने जाना। और आगे जो चैलेंजेस हैं उनको समझते हुए उनके हल के लिए क्या कुछ आगे किया जा सकता है उस पर गुफ्तगू की। मैं अपने दोनों मेहमानों का आज की इस पेशकश में शिरकत करने के लिए और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात यानी कानून की बात के साथ। इजाज़त दीजिए, आदाब। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ये कानून 2017 में मंजूर हुआ और 29 मई 2018 से नाफिजुल अमल हुआ। इसने पुराने मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की जगह ली।
इसका मकसद ज़हनी बीमारी में मुब्तला अफराद के हुकूक और इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये सभी को मुफ्त और मायारी ज़हनी सेहत की सहूलियात फराहम करने की ज़मानत देता है। मरीज को अपने इलाज के तरीके के इंतखाब का हक दिया गया है। इसके तहत मरकजी और रियासती सतह पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज कायम की गई हैं। ये कानून यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बुनियाद पर बनाया गया है।